नमस्ते। अशोक वानखेड़े साहब के साथ जो हमारी साप्ताहिक बातचीत होती है उसमें आप सबका स्वागत है। अशोक भाई, नमस्कार। बहुत सी चीजें घटनाक्रम हो रहे हैं। अब तो इलेक्शन भी अनाउंस हो गया है, लेकिन सबसे पहले बात थोड़ी जम्मू कश्मीर की कर लें। जम्मू कश्मीर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आपसे जरा एक आपकी क्या टिप्पणी चाहेंगे। पहला, इंडिया गठबंधन का बिना किसी दिक्कत के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक गठबंधन, सीटों का आपसी, भाई तुम इतना लड़ोगे हम इतना, और ये 5 सीट पे हम लोग की फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। साथ में पीडीपी की तरफ से भी एक इस तरह का वक्तव्य आना कि हम तो अगर जो भी सरकार बनेगी हम इंडिया गठबंधन के को सपोर्ट करेंगे, कुछ इस तरह की बात करना। बाकी उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी का आपस का कुछ चल रहा है। उसके साथ ही बीजेपी के में अजीब सी चीज हुई, 44 लोगों ने की लिस्ट निकली, फिर वहां वापस ली गई, फिर वहां मारपीट हुई, ऑफिस में घुस के वो स्टूडेंट यूनियन की तरह कुर्सी तोड़ी गई, और फिर वो उसी लिस्ट को 3 हिस्सों में करके फिर निकाला, कभी 9, अरे करीब 15, तो 1, तो 19, क्या क्या करके। तो ये सारा कुछ करने की जरूरत क्या थी बीजेपी को, और ये क्यों हुआ? और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो पहले था कि दे वो शायद कुछ कर ले, लेकिन अब तो लीड बहुत नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में भी। अशोक भाई। नहीं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का स्टैंडिंग है नहीं। पिछली बार पीडीपी के साथ उन्होंने सरकार तो बनाई थी, लेकिन पीडीपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अल्टीमेटली जो इसके साथ हुआ है, आज सुबह ही एक श्रीनगर में कश्मीरी एक्टिविस्ट से बात हुई है, जो पॉलिटिकल थोड़े एक्टिव होते हैं लेकिन राजनीति में नहीं। उन्होंने बात कही कि क्या हमारा तो पूरा सत्यानाश कर दिया है, कल सरकार भी आएगी तो केजरीवाल जैसी सरकार होगी, यूनियन टेरिटरी है हमारे यहाँ, हमारा पूर्ण राज्य का दर्जे का क्या हुआ? सारा झगड़ा उस पे है। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देना था, क्योंकि सदन के पटल पे सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि ये टेम्पररी है यूनियन टेरिटरी, उसके बाद हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन आनंद जी, होता क्या है, कई बार जल्दीबाजी में, और जैसे कि ये सरकार बहुत जल्दीबाजी करती है हर चीज में, चाहे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे शिवाजी का स्टैचू इरेक्ट करना हो, पूरे काम होने के पहले कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो हश्र होता है, या पार्लियामेंट में एंट्री हो, काम पूरा नहीं हुआ और पार्लियामेंट में घुस गए, तो ये जो तमाम चीजें हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन्होंने सेक्शन 370 हमने हटा दिया। वो 370 सेक्शन अभी भी इसमें संविधान में है। वो सेक्शन नहीं हटा, उसका एक क्लॉज हटा, बी क्लॉज। और बी क्लॉज क्या था? वो बी क्लॉज आपको जमीन खरीदने की परमिशन देता है। पहले था कि जम्मू श्रीनगर में ही जमीन, वो श्रीनगर के लोग खरीद पाएंगे, बाकी कोई नहीं, मतलब जेके के ही लोग खरीद पाएंगे, बाहर का आदमी वहां जमीन नहीं खरीद पाता। ये स्टेट सब्जेक्ट है। कल फुल फ्लेज राज्य यदि बन गया और राज्य सरकार ने ये डिसीजन ले लिया कि बाहर का आदमी हमारे यहाँ जमीन नहीं खरीदेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये हिमाचल में है, ये उत्तराखंड में है, कई राज्यों ने ये किया है। तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 370 इन्होंने गेम किया। लेकिन 370 बी में एक और प्रोविजन था जो इनको बाद में समझ में आ गया। प्रोविजन ये था कि किसी भी राज्य में केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री फोर्सेस एकाएक नहीं भेज सकती विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट। राज्य की अनुमति जरूरी होती है। अब जब आपने 370 बी के तहत आपको ये अधिकार मिलता था कि विशेष परिस्थिति में आप ये चीजें सब कर सकते हो, आप उसने वो क्लॉज डिलीट करके आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। आपने वो भी अधिकार आप ऑटोमेटिक अपने हाथ से गंवा दिया। फिर इनके हाथ पैर फूल गए। फिर उन्होंने पूर्ण राज्य को तोड़कर 3 यूनियन टेरिटरी बनाई, ताकि पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस भेजने का अधिकार यूनियन टेरिटरी में इनके पास होता है, वो बरकरार रहे। इस वजह से यूनियन टेरिटरी हो गई। अब ये फुल फ्लेज यदि उसको राज्य देंगे तो वो बी का क्या होगा? जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेगी कि वहां आर्मी रहेगी अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे। अब ये कैच 22 में फंस गई सरकार। मैंने बोला कुपड़ों की जमात है, जल्दीबाजी में अपने आका को खुश करने के लिए जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेते और फिर
उसके ऊपर पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में जमीन तलाशना शुरू कर दी, तो इनके पास अपना तो कोई सामान था नहीं, इनके पास अपने लोग तो कुछ है नहीं। तो इन्होंने कांग्रेस से, पीडीपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से तोड़ तोड़ के लोग अपने पार्टी में भरे। लेकिन जो कुछ पुराने लोग थे जो पीढ़ियों से बीजेपी के साथ थे, जनसंघ के साथ थे, उनको लगा कि ये बाहर के लोग ही आके हम पे राज करेंगे क्या। तो जब 44 की लिस्ट जारी की, उसमें बाहर वाले ज्यादा थे और अंदर वाले कम थे, नहीं के बराबर। तो इतना बड़ा विद्रोह जम्मू कश्मीर में हो गया कि इनको लगा कि हमको पूरे सीट पे टिकट के लिए मतलब उम्मीदवार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसके बाद समझाइश का दौर शुरू हुआ। प्रॉब्लम क्या है, आदत से आदमी मजबूर होता है। ये अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आदमी की ताकत उसके पीछे खड़े होने वाले लोगों से होती है। नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उसके पहले वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बन के गए तो मेजोरिटी की सरकार थी, वो लगातार मुख्यमंत्री वहां बने रहे, लगातार उनके पास मेजोरिटी रही और ज्यादा मेजोरिटी रही, 120 तक ले गए। उसके बाद केंद्र में आए तो पहली बार बीजेपी अपने बलबूते पे 280 सीटें लेके आई। इसका मतलब अपने बलबूते पे सरकार थी। एनडीए को उन्होंने मोबिलाइज किया, पार्टनर्स को कुछ मंत्रालय देके। 2019 में तो 300 पार हो गए। अब वो अहंकार और बढ़ गया, और जब अहंकार ज्यादा बढ़ता है तो तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है, और तानाशाही प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। अब 2024 में जब आप 240 पे आ गए, तो भी आपका वो जो अहंकार है, वो आदतें हैं 10 साल की, वो जा नहीं रही है। इसलिए बीच बीच में वो डिसीजन लेकर बाद में उनको रियलाइज होता है, ओ बाप रे, अपने को तो औकात है ही नहीं, अपने तो कर बैठे, फिर वापस करना पड़ता है। नहीं, लेकिन अशोक भाई, जम्मू कश्मीर में तो 44 वही लोगों को फिर वापस, मतलब ये मैंने फिर लिपापोती हुई, फिर समझाइश हुई, हाथ पैर जोड़ा गए। भाई देखो, संगठन में क्या होता है, ईगो होता है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने कैसा देखा कि जिले स्तर से नाम आते हैं, राज्य स्तर से नाम फाइनल होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो नाम सिर्फ ओके करने के लिए आते हैं। पूरे राज्य में 2 या 4 या 5 सीटों पर लफड़ा होता था, जिसका डिस्कशन दिल्ली में होता था। दिल्ली में अशोका रोड पे बीजेपी की मध्य प्रदेश में राज्य सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी। ऐसी स्थिति में भी अशोका रोड पे आपको एक आदमी नहीं मिलता था, क्योंकि वहां लॉबिंग होता नहीं था, वहां नेताओं की परिक्रमाएं नहीं होती थी। जो काम करता था, संगठन जिसका नाम दे, वो संगठन की जिम्मेदारी है कि उसको चुनाव जितवा दे। 2014 के बाद क्या हुआ, इसका कांग्रेसीकरण हो गया। बाहर के लोग अंदर आ गए, उन्होंने सारी जो जो जरूरतें हैं दिल्ली के नेताओं की वो पूरी कर दी, जो भी जरूरतें हो, और उसके चलते वो ब्लू आइड बॉय बने। पता पड़ा जमीन तो है नहीं आपकी, और बस वहीं परिक्रमा कर करके आप बड़े हो गए। इसका खामियाजा लोकसभा में भी भुगता। आपके यूपी में क्या हुआ, यूपी में जो बुरा हश्र हुआ वो यही कि जिनकी औकात नहीं थी उनको टिकट दिया गया। संगठन ने मना किया, फिर भी दिया, क्योंकि इन 2 गुजरातियों को लग रहा था कि ये भगवान हो गए, जिसके सर पे हाथ रखेंगे। स्टेट लीडरशिप को इग्नोर किया गया। हर भाई स्टेट लीडरशिप को, डिस्ट्रिक्ट, मैंने तो कहा ना, ये तो सर डिस्ट्रिक्ट इकाई वाली पार्टी है जी। या तो जिले का अध्यक्ष इतना पावरफुल होता था कि मुख्यमंत्री भी जिले के अध्यक्ष को देख के उठ के खड़ा होता था। ये मैंने सुंदरलाल पटवा के समय का बीजेपी देखी है। जी जी। संगठन मंत्री जी। इतना बड़ा होता था कि सीएम उनको मिलने जाते थे। अब 2014 के बाद हुआ क्या, मोदी शाह इतने बड़े हो गए कि जेपी नड्डा रबर स्टैंप हो गए। संगठन मंत्री को कोई सुनता नहीं, उनको फॉर्मेलिटी के लिए आके एक सिग्नेचर करनी होती है। जी जी। तो जी। जब आपका रवैया ही जो कांग्रेस का हाल हुआ, वही हाल बीजेपी का हुआ। इसलिए उनको हर जगह विद्रोह। आप देखिए, हर महाराष्ट्र में आज सीट शेयरिंग पे विद्रोह है। महाराष्ट्र में बाहर के लोगों को क्यों लाया करके, इसके लिए विद्रोह है। संघ लगातार अजित पवार से निजात पाने की बात करता है। अशोक भाई, ये सारी बात महाराष्ट्र, जी, माफ कीजिएगा, मैं महाराष्ट्र पे आएंगे, लेकिन मैं एक चीज और, क्योंकि उसको भी आपसे जरा समझ लें।
मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि एक तो जेपी नड्डा को नमस्कार ही नहीं करना पड़ता है, जेपी नड्डा का हाथ खींच के किनारे वो मतलब अरे हट हट, तेरी औकात नहीं, इस टाइप से। हाँ, हाँ, मतलब ये तो अगर आप आप किसी के घर जाए, मैं किसी के घर जाऊं, तो आप दोबारा जाएंगे नहीं उसकी जगह कि यार हाँ तुम अपने बिल्कुल घर बिल्कुल। रहो। खैर, मैं हरियाणा की बात ये जरा आपसे समझ लूं। हरियाणा में चाहे अब ऐसा होता जा रहा है कि कांग्रेस चाहे गलती करे, झगड़े, कुछ करे, उल्टा उल्टी खड़ी हो जाए कि मुझे हरा दो, लेकिन शायद 3 मुद्दे, किसान, जवान और पहलवान, इतना हरियाणा में मुद्दे बन गए हैं कि वो मार मार के शायद कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि ये पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन बीजेपी का राज, ये तो उनकी डर दिखा रहा है। मैं जरा इस पे भी समझना चाहूंगा, बीजेपी का अध्यक्ष कैसे कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन, और 2 अक्टूबर को ये है, 3 अक्टूबर को ये है, वो छुट्टी चले क्या जाएंगे है, अशोक जी, क्या आनंद है, जी वहां। क्या है, देखिए आनंद जी, लोकसभा में 5-5 सीटें मिलने के बाद उन्हें लगा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है। भाई देखिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। जी अब उसके साथ एक राज्य और देना है, तो उन्होंने हरियाणा दे दिया। उनको लगा हरियाणा में 5-5 है तो कवर कर लेंगे। लेकिन हरियाणा में भी वही झगड़े हैं। हरियाणा में जिले जिले पे झगड़े हैं, बाहर के और अंदरूनी के, जो पुराने लोग हैं वो और नए लोग आए हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी है वहां पे, मतलब वो निगेटिव वोटिंग है। बीजेपी नहीं हाँ, चाहिए इसलिए कांग्रेस, क्योंकि वहां कोई और है नहीं। करेक्ट। वहां अभी चंद्रशेखर आजाद गए, लेकिन उन्होंने इस ऐसे पार्टी से गठबंधन किया जिसके पास उम्मीदवार भी नहीं पूरे लड़ाने के लिए। पॉइंट मतलब नोटा से भी कम वोट मिले थे उनको लोकसभा में। जी ठीक है, लेकिन जी एक बात और है कि मैं डरता क्यों हूं। लोकसभा में भी स्थिति ऐसी ही थी। लोकसभा में लग रहा था अच्छा 10 में से 8 सीटें तो 100% कांग्रेस को आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने अपनी 3 सीटें पूरी जोर लगा के गंवाई। ठीक है, चौटाला सॉरी हुड्डा परिवार का योगदान बहुत है, देश की आजादी से लेके तमाम चीजें। लेकिन सर उसको कैश कब तक करोगे आप। अब हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मुख्यमंत्री बने, अब वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। वो दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में तुले हुए हैं। फिर दीपेंद्र का बच्चा पैदा होगा, फिर वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस में सेकंड लीडरशिप डेवलप ही नहीं हो रही। जी जी कांग्रेस में जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो स्लीपर सेल है बीजेपी के, उनका एक एजेंट वहां बैठा हुआ है, सुरजेवाला, वो वहां पे अलग खेल कर रहा है। शैलजा के पिताजी की एक विरासत है। शैलजा कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहती है, शैलजा साथ में मिलकर रहना भी चाहती है। और मैं आपको बता दूं, हुड्डा जी और शैलजा के बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा हुड्डा हुड्डा जी की बेटी की शादी शैलजा की कोठी से हुई। शैलजा हुड्डा जी को बड़ा भाई मानती थी, और गलती से सिगरेट पीते हुए हुड्डा जी दिखते थे तो हाथ सामने से जाके सिगरेट उठा के फेंकती थी। बोले भाई साहब सेहत का ख्याल रखो, हमें जरूरत है बड़े भाई की। इतने अच्छे संबंध थे। संबंध खराब कैसे हो गए। हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी टीम को लेके चलने के बजाय हुड्डा जी एक अपने पुराने मित्र चंडीगढ़ से आ गए विनोद शर्मा, उनके भरोसे राज चलाने लगे। जो कटाई हुई है पैसे की आप सोच भी नहीं सकते। और विनोद शर्मा कहां से कहां पहुंच गया आप सोच नहीं सकते। जिन विनोद शर्मा सर्वे सर्वा बन गए थे, मतलब वो तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, वो बाद में बीजेपी में चले गए। हुड्डा जी अब किसके भरोसे रहेंगे। शैलजा जी को कौन गारंटी देगा कि हुड्डा जी फिर नया विनोद शर्मा पैदा नहीं करेंगे सत्ता में आने के बाद। क्योंकि हुड्डा जी को आदत है, जैसे सत्ता में आ जाते हैं 4 बिल्डर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर पार्टनरशिप होती है। दीपेंद्र जो कुछ भी है वो अपने पिताजी की वजह से। जी जी दीपेंद्र ने जी अभी स्ट्रगल देखा नहीं राजनीति का, लेकिन दीपेंद्र को लगता है कि मुख्यमंत्री वही है, बनने जा रहा है। इस चक्कर में यदि पिछली बार भी क्या हुआ, पिछली बार कुछ सीटें शैलजा ने हरवाई, कुछ सीटें हुड्डा ने हरवाई, कुछ शहादत सुरजेवाला जी ने की, और पार्टी विपक्ष में आई। पिछली बार भी पार्टी के पास बहुत बढ़िया ग्राउंड था,
इस समय जैसा ही माहौल था पिछली बार भी, लग ही नहीं रहा था कि पार्टी नहीं जीतेगी। जी मैं लेकिन ये तश्तरी में जो देते हैं कि तू मुझे हरवा, मैं तुझे हरवाता हूं, ये यूनिटी केंद्र को करनी होगी। केंद्रीय नेतृत्व हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहता। जो जी इंचार्ज जी जनरल, जो जिसको इंचार्ज बनाया बावरिया जी को, उनके ऊपर खुलेआम आरोप है कि वो पेरोल पे है हुड्डा जी के, और ये आरोप पार्टी के अध्यक्ष के सामने लगाए लोगों ने। कांग्रेस का जी केंद्रीय नेतृत्व यदि हरियाणा में इंटरफेयर नहीं करता तो चुनाव के अंत आते आते बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं, बीजेपी के पास किसी चीज की कमी नहीं। ऐसे में यदि बीजेपी खेल कर जाए और फिर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए और फिर बीजेपी जुगाड़ करके सरकार बना ले तो क्या करोगे आप? पूरा माहौल है, जी सब कुछ है, लेकिन जाट जाट करोगे तो कितने प्रतिशत जाट है? 30% जाट है वहां पे, 70% नॉन जाट है। भाजपा ने तो सैनिक को उतारा ना, सोच समझ के उतारा होगा। तो आपको ये देखना होगा, और जाटों जी को और दलितों का कोई वहां बैर नहीं है। हरियाणा की राजनीति में जाट दलित हम सभी साथ में रहते हैं। जी सत्यपाल मलिक का बहुत बढ़िया उपयोग किया जा सकता था हरियाणा में कांग्रेस द्वारा, लेकिन सत्यपाल मलिक 3 दिन तक इंतजार करते राहुल गांधी जी से मिलने का। लेकिन राहुल गांधी के आसपास जो स्पीड ब्रेकर्स है, उन्हें सत्यपाल मलिक को घर पे बिठा के रखा 3 दिन लगातार इंतजार में, लेकिन नहीं मिले। भाई जिस जी आदमी ने इतनी बड़ी पुलवामा वाली बात कह के एक नरेशन, जो सच्चाई सामने लाई, उसे एक नरेशन बना दी। 5 मिनट आपके पास नहीं उनके यहाँ मिलने जाके मिलने, सवाल ये है, या उन्हें जी उन्हें समय देना बुला के। तो ये जो तमाम चीजें है ना, तो कुछ लोग, भाई ये जो वेणुगोपाल टाइप्स लोग हैं, ये इन लोगों को भी तो चाहिए कि सरकार बनाए। हालांकि अभी वहां पे डीके शिव कुमार को उतारा है पार्टी ने, लेटेस्ट। क्यों उतारा? क्योंकि बावरिया फेल हो गए। अब डीके शिव कुमार को उतारा तो मुझे डर इसी बात का है, डीके शिव कुमार और सी वेणुगोपाल का बहुत अच्छा नेक्सस है। तो डीके शिव कुमार आने के बाद वो फिर सुरजेवाला को सर पे बिठा के नचाएंगे, और फिर सुरजेवाला जी अश्योर करेंगे कि बीजेपी सत्ता में आए। जी तो ये काकस तोड़ना होगा सर। आम कार्यकर्ता, सेकंड लाइन क्या है? क्या आपको पता है हरियाणा में पिछले 12 साल से जिलाध्यक्ष नहीं है? हरियाणा के कार्यालय में भी कांग्रेस के कर्मचारी नहीं है, जी स्पोक्स पर्सन नहीं ढूंढने से मिलते। तो पार्टी को कहीं ना कहीं हुड्डा के परिवार से बाहर लाना होगा। जी जी हरियाणा में मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल इतना बढ़िया बना हुआ है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को उतरना होगा, राहुल गांधी को पर्सनली उतरना होगा, अपने लेवल पे काम करना होगा, जी और कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलवाना होगा कि ये 3-4 परिवार के बगैर भी आप है जो पार्टी है। जी पार्टी जी माने हुड्डा, सुरजेवाला और शैलजा ही नहीं है, ये विश्वास दिलवाना जी होगा। हाँ अशोक भाई, एक और जरा है, ये चंपई सोरेन जी उन्होंने बताया था चश्मा बनवाने दिल्ली आए, फिर वापस चले गए 3-4। अब ये हेमंता विश्व शर्मा उनको इसलिए कि भाई मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मतलब जैसे होता नहीं आपसे, भाई इसे मिल लीजिए, मिल लीजिए, मिल उनका उनको क्या उनको क्या मिलेगा, मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ। वहां पे ऑलरेडी बाबू वो मरांडी साहब बैठे हुए हैं, मतलब इतने वहां पे लंबी लाइन है, ये वहां जाके देखिए, करेंगे क्या? इतनी कंफ्यूजन की स्थिति है आनंद जी। पहले चंपई सोरेन को इन्होंने बोला बीजेपी ज्वाइन करवाते हैं। चंपई सोरेन आए, फिर उनको समझाया गया कि आप एक राजनीतिक दल खोलिए और आप वोट काटिए, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई वोट काट नहीं सकता जेएमएम के। चुनाव के बाद हम आपको देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो चंपई सोरेन एग्री हो गए, उन्होंने पार्टी बनाने की बात भी की, अखबारों में भी आ गई। उसके बाद किसी ने चंपई सोरेन के कान में बता दिया कि भाई साहब आपका मायावती हो जाएगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, और जो पार्टी को चलाने के लिए जो पैसे मिलेंगे उसमें क्या करोगे? आपकी इज्जत है, आप एक नेता हो। फिर उनने मन बनाया कि नहीं नहीं,
और हेमंत विश्व शर्मा इसमें पूरे कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने बताया होगा कि भाई मैं पार्टी वार्टी तो नहीं बनाऊंगा, ज्यादा कुछ हो गया तो मैं जेएमएम के साथ ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं मेरे को ये नहीं जमेगा। फिर उनको मिलवाने लाए कि चलो आपका प्रवेश करवा देते हैं। फिर फोटो खिंचवा के फोटो बाहर आ गए। जैसे ही फोटो बाहर आ गए, बीजेपी के अंदर मरांडी टाइप जितने भी आदिवासी नेता थे सबने हथियार उठा लिए, वो सब दिल्ली भागे। बोले भाई साहब यहाँ कम दावेदार है क्या कि एक दावेदार और भेज रहे हो आप? और इतने ये आदिवासी नेता क्या करेंगे, ये तो आपस में लड़ेंगे हम। तो जो भाजपा के साथ लगातार रहे हैं, आप उनका साथ दोगे या जो अभी ये पैराट्रूपर्स है उनका साथ दोगे? अब जितने कंफ्यूज बीजेपी सोरेन है, चंपाई सोरेन, उससे ज्यादा कंफ्यूज दोनों गुजराती है। करे तो क्या करे? ये मैंने फिर कहा आपको कि जब आपके पीछे इस बार यदि 370 आती बीजेपी की, तो साहब क्या होता? चंपाई वंपाई को कौन पूछता? जी जी। और चंपाई को ले भी आते तो मोरांडी की इतनी हिम्मत होती कि जाके बात करे, विरोध करे। जम्मू कश्मीर में कोई बोलता, जो भी टिकट आता बोलता भैया मिल जाए, ज्यादा कुछ हो गया तो ईडी उठा लेगी, सीबीआई उठा लेगी। अब इनको समझ में आ गया कि अभी वो ताकत चली गई। जी। अशोक भाई एक चीज और बताइए, ये कंगना रनौत का एक बदतमीजी वाला बयान, मैं उसको बदतमीजी बोलो, बदतमीजी वाला बयान आया है। अच्छा मान लीजिए उसको ये कहा जा रहा है भाई उनकी पिक्चर उससे बहुत हिट हो जाएगी। वो इंदिरा गांधी के ऊपर एक उन्होंने कुछ इमरजेंसी पे पिक्चर बनाई है, लेकिन जितनी पिक्चर हिट होगी उससे ज्यादा वो वोट का नुकसान कर दे रही है हरियाणा में। तो ये जो नहीं, ये मुझे एक बात बताओ, किसानों को रेपिस्ट कहने से पिक्चर कैसी हिट होगी सर? ये अनगाइडेड मिसाइल है। बीजेपी ने इसका यूज करने के पहले सोच लेना चाहिए। वो अच्छी एक्ट्रेस है, अपनी इंडस्ट्री में रहे, वहीं से वक्तव्य दे। आपने उसको सांसद बना के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। उन्हें यहाँ के नहीं, इसका इंपैक्ट महाराष्ट्र के किसानों पे भी होगा। किसान पूरे देश में है। इस देश के किसानों ने यदि इसकी पिक्चर देखना बंद कर दी कि हमको नहीं देखनी है इसकी शक्ल, 80% किसान है इस देश में, कहां जाएगी पिक्चर लेके? सवाल यह है कि जिसका ऊपरी मंजिल खाली हो, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके देश का इतिहास मालूम नहीं हो, उसको कुछ भी, जो 2014 में तो देश को आजाद करवा रही है, जो आधार कार्ड लेके अपने वोटर को बोले कि आधार कार्ड के बगैर मेरे पास मत आना। ये लोग राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इनको जो रोल है वही करने देना चाहिए। लेकिन पता नहीं बीजेपी में इतनी बैंकरप्सी आ गई है कि उन्हें एक्ट्रेस के ऊपर, क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर होना होता है। और इसकी शुरुआत जो है, इसकी जो शुरुआत है आनंद जी, माफ कीजिएगा, इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी। हेमावती व नंदन बहुगुणा के सामने आपने अमिताभ बच्चन को लाया। अमिताभ बच्चन पढ़े लिखे हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन के पिता बहुत साहित्यिक थे, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, एक्टर से अच्छे है, सब कुछ है, अच्छे इंसान है, लेकिन बहुत ही बुरे राजनीतिज्ञ है। जी नहीं, और अशोक भाई देखिए ऐसा है कि कोई सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं था। एक आदमी इस देश में था सुनील दत्त, वो क्या उसका सामाजिक काम होता था, दोनों पति पत्नी, दोनों पति पत्नी। तो अब मतलब सुनील दत्त को आप ले आके आप सोचते हैं कि नहीं, सुनील दत्त फिल्म स्टार बाद में था, पहले उसने देश के लिए बहुत काम किया, मोर्चे पे गया है, कितना फंड रेज किया है। उसके बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील दत्त अपने पूरे अजंता ग्रुप था उनका, और वो अजंता ग्रुप से लेके पूरा ऑर्केस्ट्रा लेके वो बॉर्डर पे जाके फौजियों का मनोरंजन करते थे अपने खर्चे से। तब वो नहीं बोलते थे कि आर्मी, मुझे फंड रेज करते थे और आर्मी को और देश को देते थे। वो ऐसा काम किसने किया? इंडस्ट्री पे किसी ने नहीं किया करने के लिए। अब नाना पाटेकर और एक मकरंद अनासपुरे, जो दो एक्टर्स है मराठी में, वो लगातार महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके बच्चों का एजुकेशन कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बना के। बिहार में जब बाढ़ आई तो 20 करोड़ रुपए नाना पाटेकर ने भेजे, लेकिन ये कहे कि इसकी कोई जिक्र नहीं होना चाहिए।
मैं, लेकिन महाराष्ट्र की बात हो रही है, मैं महाराष्ट्र के बिना बात पूरी नहीं होगी। मैं जरा एक चीज और समझो, मैं और इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट फरवरी महीने में राजा सिंह तेलंगाना से जाते हैं, उनका क्या पूर्व है सबको पता है। पुलिस उनको इजाजत नहीं देती है, उसके अगेंस्ट राजा सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से इजाजत लेके आते हैं कि नहीं हम मीटिंग करेंगे। तो हाई कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, ये कोई गाली वाली नहीं देंगे, आप बिल्कुल ठीक से मीटिंग करिए, सुपरवाइज करिए। उसका वीडियो कॉल खूब गाली देते हैं, जो उनको आता है वही वो बोलते हैं, मुकदमा होता है। अभी जब उद्धव ठाकरे एक बंद की कॉल कर रहे थे, ये डेमोक्रेसी में बंद इज अ पार्ट ऑफ वो, आप उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट कूद गया बीच में, नहीं नहीं ये बंद नहीं कर सकते। अरे भाई ये क्या बात हुई? वो जो बेंच है सर जी, उस बेंच ने अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ कोई निर्णय नहीं दिया। सरकारी बेंच है, मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने बहुत ही प्लानिंग से, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेइंग व्हाट आई एम। पब्लिक इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम सेइंग नाउ, आई कोट। वहां पे जब ये केस आया, एक पहले, इसके पहले जो चर्चा ये है कि वर्षा बंगला मुख्यमंत्री की यहाँ रात को मीटिंग हुई, फिर एक सदावर्ती नाम के वकील ने ये केस डाल दिया। वो जो केस दोपहर को हियरिंग के लिए आया, तो इसी बेंच ने कहा कि ये विपक्ष और सत्ता पक्ष का मामला है, हमको क्यों खसेट रहे हो बीच में, हमें कोई लेना देना नहीं इससे। वो बंद कर रहे, वो देखिए सरकार उसको हैंडल करे, हम क्या करेंगे। फिर उस वकील ने कहा कि साहब जरा सुन लीजिए। बोले अभी नहीं, अभी इंपॉर्टेंट काम है, आप बाद में सुनेंगे। ऐसा करके उसको शाम का टाइम दिया, और शाम को एक लाइनर दे दिया उनने कि बंद अवैध है, ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट पास जाने का टाइम नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर विपक्ष के पास क्या रास्ता बचता है? तो सभी तीनों ने, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, तीनों ने, और मैं शिवसेना अभी शरद पवार, उद्धव नहीं बोलता, और वो शरद इसलिए नहीं बोलता कि अब लोकसभा में लोगों ने बता दिया कि ओरिजिनल कौन है, कौन? हाँ, तो उन्होंने कर दिया कि भाई, उन्होंने एक मतलब स्टेटमेंट बड़ा केयरफुली दिया। उन्हें कहा कि ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पे जाने का हमारे पास समय नहीं, और हाई कोर्ट के निर्णय की हमें आदर करना होगा, एक संवैधानिक बॉडी है, इसलिए हम बंद कॉल ऑफ करते हैं। अब आप इसका पैरेलल देखिए कलकत्ता में, यहां पे बंद घोषित क्यों हुआ? 2 छोटे बच्चियों का शारीरिक शोषण हुआ। सरकार कहती है कि इसमें राजनीति मत करो, हमने आरोपी भी पकड़ लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। यहां जब भी विपक्ष कुछ बोलता है तो एनडीए की सरकार कहती है कि इसमें राजनीति हो रही है। वहां जो आंदोलन हुआ बदलापुर में, उसने कहा कि बाहर के लोग आए थे तोड़फोड़ करने, जो रेलवे के वहां पथराव हुआ उसके लिए 500 लोगों पे एफआईआर हो गई। नाउ कट टू बंगाल। बंगाल में सीबीआई इंक्वायरी भी हो गई है, मुजरिम भी पकड़ा गया है। वहां की सरकार कहती है कि राजनीति मत करो, लेकिन वहां बीजेपी लॉन्ग मार्च निकालती है, बोलती है न्याय के लिए मांग रहे हैं। बीजेपी करे तो न्याय करे, विपक्ष करे तो राजनीति करे। ये देखिए 2। उसके बाद वहां राज्यपाल ये कहते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन किसी भी हालत में इन बच्चों पे कोई जाति नहीं करेगा, मतलब ये बच्चे जो चाहे वो करेंगे। ये बच्चे किसी का मर्डर कर देंगे, किसी के ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ करेंगे, पुलिस प्रशासन देखता रह जाएगा। राज्यपाल जी को शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट देने के पहले। उसके बाद अशोक भाई राज्यपाल का मैं बोल दूं, कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट। मतलब आप बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। आप बांग्लादेश जैसा इंस्टेबल करना चाहते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो 1000 लोग आए, लाठीचार्ज हो गया, जैसा कि 163 लगी हुई थी तो जा नहीं सकते। अब उनने बंगाल बंद कर दिया, वो सारा जस्टिफाइड है। बंगाल बंद भी जस्टिफाइड है, वो भी जस्टिफाइड है। सरकार यदि एफआईआर करे तो बदले की भावना से है, और यही जो हो रहा है महाराष्ट्र में वो न्यायपूर्ण हो रहा है। एक जगह एनडीए की सरकार है, वहां विपक्ष को कोई अधिकार नहीं। मुंबई के हाई कोर्ट ने ये बोलकर कि यह बंद अवैध है, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों को पलटा है, और ये उल्टी गंगा बही। कल ही सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कविता के मामले में
गवई साहब के बेंच ने कविता के मामले में हाईकोर्ट को लताड़ा। उन्हें कहा जी। कि आप कविता को इसलिए बेल नहीं दे रहे थे कि वो पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है। बोला न्याय के सामने पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, पैसे वाला होना, गरीब होना, ये कब से होने लगा है? हाईकोर्ट ने असंवैधानिक काम किया। ऐसा ही असंवैधानिक काम मुंबई के हाईकोर्ट ने किया। मुझे जी। याद है कि जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तब सरकार जब कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आंदोलन करना, विरोध करना, ये संवैधानिक अधिकार है, आप इसका हनन नहीं कर सकते, विरोध करने का आप उनका अधिकार नहीं छीन सकते। जी। जी। तो और वो चलिए। आंदोलन चला जब तक चलना था। लेकिन जब कोई जज यही सोचे कि मैं ये करने से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा, और आप एक विशिष्ट विचारधारा की बात से आप बताइए ना, बंगाल में क्या हुआ? एक जज ने इस्तीफा देके चुनाव लड़ा, एक जज रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं जीवन भर संघी था और अभी भी संघ के लिए रिटायरमेंट के बाद काम करूंगा। तो संघी जज ने किस चश्मे से देखा होगा हर केस को? जी। 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 चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और उम्मीद है कि आपके मतलब हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी जल्दी ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे अगले 10-15 दिन में। देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।